हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और जो सोर्सेज हैं उस पर। ओके। इससे पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, डेवलपमेंट पर। उसमें हमने कुछ प्रीस रिलेटेड क्वेश्चन देखे प्लस मेंस का एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। आई होप कि आपने उसे अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आगे आज हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। देखो ये क्लास जो होने वाली है वो फैक्चुअल होने वाली है, तो वो समझाने के लिए है नहीं। तो हमें फैक्ट पर ही काम करना है और इसमें से आते भी हैं फैक्ट बहुत सारे। अगर आप पीसीएस के एग्जाम देखोगे या वनडे एग्जाम्स देखोगे या कोई भी अदर एग्जाम्स जो है उनमें देखोगे तो क्वेश्चन आते हैं। ओके। तो हम लोगों को पता है कि भैया बहुत सारे मिशंस वगैरह यहाँ पर आए थे, लाइक कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो प्रावधान थे, लाइक की रिकमेंड जो की गई थी कि भैया इसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो किसकी रिकमेंडेशन पर की गई थी? वो की गई थी कैबिनेट मिशन की। ओके। कब आया थे? 1946 में आया था। इसके बाद फिर 1947 में देश आज़ाद हो ही गया था। ओके, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने। तो जब उन्होंने सिफारिश कर दी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके, तो फिर तो भैया उस वक्त टोटल मेंबर्स जो थे वो थे 389। तो टोटल मेंबर्स कितने थे? 389, मतलब 389। जिनमें से अगर देखा जाए तो इनविच जिसमें से 292 जो मेंबर्स थे वो तो ब्रिटिश प्रोविंस थे, 93 प्रिंस स्टेट्स और 4 कमिश्नरेट एरिया जो थे वो थे। ओके, तो टोटल मिला के कितने? 389। अब अगर बात करें तो इलेक्शंस कब हुआ? जुलाई 1946 में। और कितने मेंबर्स के ऊपर? 296। और ये 296 किसके को? 292 तो ब्रिटिश प्रोविंस वाले और 4 कमिश्नरेट एरिया वाले। ओके। जिनमें से 208 कांग्रेस, ठीक है, 208 कांग्रेस से और 73 मुस्लिम लीग से थे। और अदर पार्टीज मेंबर्स के 1 सीट्स वगैरह, इंडिपेंडेंट मेंबर 8 सीट ये उन्हें मिली, ठीक है, 296 मेंबर्स में से जो थे। अब बात करते हैं कि अब भैया देखो इलेक्शंस वगैरह हो गए तो हमें जो है संविधान भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मीटिंग्स वगैरह करनी होंगी, कैसे क्या करना है, कैसी चीजें करनी है। ओके। तो उसके लिए हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये डेट आपको याद रखनी है। जितनी भी चीजें मैंने फैक्चुअल फैक्चुअल जो जो काम की चीजें हैं वो इसमें डाल दी हैं। ओके, वो आपको याद रखनी है। कहीं भी स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं या फिर वनडे एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उसके हेड कौन थे, क्या वो टेम्पररी हेड थे या परमानेंट हेड थे, तो ये पूछ सकते हैं। ओके, मुस्लिम लीग ने उसने वो स्टेटमेंट बना के ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के फलाने मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट मीटिंग में, उसने क्या किया था? बॉयकॉट की थी। ओके। क्योंकि उनकी डिमांड थी कि एक नई कंस्टिट्यूंट असेंबली बने फॉर पाकिस्तान के लिए। अब भाई जब मीटिंग हुई है तो मीटिंग में कोई ना कोई हेड तो होगा ही। अब हेड थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या परमानेंट हेड थे? तो नहीं, ये थे टेम्पररी हेड, ठीक है। अब अब भाई संविधान सभा के लिए मीटिंग वगैरह रख ली कि अब भाई हमें संविधान सभा बनानी चाहिए। तो उसके अंदर कितने मेंबर होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, क्या हमें अपॉइंट करने चाहिए या फिर इलेक्शन करना चाहिए? इलेक्शन में भी डायरेक्ट तरीके से उन्हें मतलब चुनना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट तरीके से करना चाहिए, ये चीजें थी। तो क्या हुआ था कि जो इलेक्शंस था मेंबर्स का कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हुआ था इनडायरेक्ट। देखो फंसा यहाँ भी सकता है कि डायरेक्ट जनता ने चुना था या डायरेक्ट कुछ लोगों ने चुना था या डायरेक्ट प्रिंस स्टेट ने चुना था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था बाई लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने चुना था, ठीक है, वो भी इनडायरेक्ट मेथड। ओके। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हो गई, सेकंड मीटिंग हुई। सेकंड मीटिंग को उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। अब इसमें क्या टेम्पररी हेड ही रहे? नहीं, इसमें हमने परमानेंट हेड बनाया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके। तो ये 2 मीटिंग हमने देखी। इलेक्शन कैसे हुआ संविधान सभा का वो देखा, ठीक है। उसके बाद इंडायरेक्ट हुआ था, किसने चुना, मतलब किसने लोग चुने थे? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने। फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946। टेम्पररी हेड थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके। और जो सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946, परमानेंट हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। किसकी सिफारिश पर
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रिकमेंड की गई थी, वो थी कैबिनेट मिशन। उसके बाद बात करते हैं कि भैया प्रोसीडिंग्स तो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, स्टार्ट कब से हुई थी? 13 दिसंबर 1946 से। 13 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसमें पास किया था, विच एक्सेप्ट, जिसे एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करें कि 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान जब बना, मतलब पार्टीशन के बाद, ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, एंड दियर नंबर्स इज 324, तो 324 थे। ठीक है, मतलब 3 जून 1947 के विभाजन योजना के बाद संविधान सभा की पुनर्व्यवस्था होती है और उनकी संख्या 324 होती है। अब आफ्टर डिवीजन 31 अक्टूबर 1947 क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कार्ड बुलाया गया, इनमें जिसमें 299 जो मेंबर्स थे, हुज केम फ्रॉम 229 जो डिफरेंट प्रोविंस थे और 70 प्रिंस स्टेट से आए थे। अब एक बात यह है कि भैया मतलब कोई इन लोगों का एडवाइजर भी था, जिसने मतलब सलाह दी थी कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ था? तो क्वेश्चन आता भी है और पूछा भी गया है ये, कि जो संविधान सभा है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? वो थे बी एन राव। ठीक है, क्रिएट फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया था अक्टूबर 1947 में। ओके, उन्होंने बनाया था फर्स्ट ड्राफ्ट। तो वो क्वेश्चन, वो एग्जामिनर जो है वो आपको भटकाएगा, वो आपको भटकाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके और बी एन राव, और उसमें दो तीन नाम और दे देगा। तो ज्यादातर लोग क्या लगाएंगे कि भाई संविधान सभा जो प्रारूप समिति थी, बनाया तो बाबा साहब नहीं था, तो चलो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा देते हैं। तो नहीं, मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे, वो थे बी एन राव। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब ये इलेक्ट होके आए थे कहाँ थे? हेल्प ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की सहायता से, फ्रॉम बंगाल से। बट बाद में क्या हुआ था कि आफ्टर कंट्री डिवीजन, जो ये एरिया था, जिस एरिया से चुनाव, मतलब जिस एरिया से ये इलेक्ट होके आए थे, तो वो पाकिस्तान वाले एरिया में मिक्स हो गया था, उधर चला गया था। तो ये दोबारा इलेक्ट होके आए थे कहाँ से? बॉम्बे से। ठीक है, ये आपको याद रखना। मेंबर्स कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? 7। ठीक है, तो संविधान सभा के 299 थे बाद में, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनके कितने थे? 7। ओके, अब बात करते हैं कि जो रिपोर्ट जो सबमिटेड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा को जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी, वो दी थी 21 फरवरी 1948 को। अब इसमें भाई अब रिपोर्ट दी है तो कुछ ना कुछ भाई उसे पढ़ के भी देखा जाएगा, रीडिंग करी जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या कुछ बदलना तो नहीं है, क्या चीजें कुछ और ऐड तो नहीं करनी है। तो उसके लिए रीडिंग होती है। तो जिसमें फर्स्ट रीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, इज फ्रॉम 4 to 9 नवंबर 1947। थर्ड रीडिंग इतने से इतने तक हुई थी, जिसको पास किया गया था डेट तक, और उसमें कुछ 15 आर्टिकल जो थे वो इलेक्टेड फ्रॉम दिस डेट, मतलब चालू कर दिए थे, मतलब इनको लागू कर दिया था। ठीक है, प्रभाव में ला दिए थे 15 आर्टिकल्स, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 3 to 4, ठीक है, 366, 367, 372, 380, 388, ये जो आर्टिकल्स थे वो प्रभाव में ला दिए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 से। ओके, उसके बाद अदर आर्टिकल्स जो थे वो इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 1950, और लास्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मतलब ये है कि 24 जनवरी 1950 को उनकी लास्ट मीटिंग थी, और उसके जस्ट 2 दिन बाद उन्होंने सारे आर्टिकल्स मतलब लागू कर दिए थे। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन, रिपब्लिक डे। ओके, तो 395 आर्टिकल्स तो उस टाइम, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन आज के टाइम 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट है, 444 आर्टिकल्स हैं। ओके, अब जो संविधान सभा, जो संविधान को बनाने में जो योगदान दिया था, उनमें अगर कुछ अलग अलग मेंबर्स के पार्टिसिपेशन की या उनके नंबर्स काउंट करें, तो उनके नंबर्स वगैरह थे। अगर हम एस सी एस टी मेंबर्स की बात करें तो 33, और वुमेन कितनी थी? वो 12। तो देखो ये नंबर्स जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है जरूर कि वुमेन कितनी थी? 12 थी। और एस सी एस टी के मेंबर कितने थे? वो थे 33, मतलब 33 थे। ओके, अब देखो हमने बात की थी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, सेकंड मीटिंग हुई थी। ओके, ये हमने बात की थी जब परमानेंट हेड बनाया, टेम्पररी हेड बनाया। तो टोटल मीटिंग कितनी हुई?
जो संविधान सभा की टोटल मीटिंग कितनी हुई थी वो थी 11, और जो 12वीं, वैसे अगर हम टोटल देखेंगे तो 12 हुई थी, और इसमें 12वीं जो लास्ट मीटिंग थी उसी में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, नॉमिनेट करके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडिया का। ओके, और उसी वक्त हमने नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको भी एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लेकर कुछ बातें थी। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, संविधान सभा को लेकर बातें थी। हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो देखी। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब पास किया था, ये भी आ सकता है, 13 दिसंबर 1946। अब देखो ये तीन डेट जो है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, इनको तीनों को याद रखना है आपको। ओके, फर्स्ट 9 दिसंबर 1946 टेम्पररी हेड, ओके, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ओके, तो और दूसरा सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 परमानेंट हेड, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, टोटल मीटिंग 12। ओके, 12वीं में ही जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको क्या बनाया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ कमेटीज हैं और उनके हेड कौन कौन है। देखो रूल्स कमेटी है, हेड राजेंद्र प्रसाद। ऑपरेशंस कमेटी सेम यही है, राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस स्टाफ राजेंद्र प्रसाद। एडवाइजरी सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट्स, देखो ये इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स के कौन थे, जेबी कृपलानी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या फिर ठीक है किसी और, या राजेंद्र प्रसाद, कुछ ऐसा नाम लगा सकते हैं, बट आपको याद रखना जेबी कृपलानी जी थे। ओके, माइनॉरिटी एच सी मुखर्जी। यूनियन पावर नेहरू। फ्लैग कृपलानी। और स्टेट पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो एक तो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के अलग थे। जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के हेड थे वो थे सरदार पटेल जी, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ इनसे रिलेटेड। ये देखो कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो एग्जैक्ट जो स्टेटस था वो क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, और या फिर सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखो आपने वैसे तो पॉलिटी पढ़ी होगी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे, बट जो 26 जनवरी 1950 को, इससे एक चीज याद रखते हैं, SDR। ठीक है, SDR से याद रख सकते हैं, लाइक सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये वर्ड याद रख सकते हैं, इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं। ओके, इसमें है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, उनके पर्सन और पोजीशन हेड कौन कौन सी थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अभी आपको मैंने बताया था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंशियल, प्रोविंशियल के कौन थे, पटेल, और जो यूनियन के कौन थे, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे, पटेल जी, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूसीसी के वो कौन थे, वो थे नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद हम सोर्सेज की बात करते हैं कि सोर्सेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहाँ कहाँ से हैं। अब अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से हमने क्या क्या लिया है, फेडरल स्कीम जो संघवाद, ठीक है, ऑफिस का गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। अब देखो ये सारी चीजें आप आराम से खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। देखो जो पद होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक कि भैया जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें हेड PM और जो स्टेट हेड और गवर्नमेंट हेड अलग अलग होते हैं जो। ओके, अब देखो US कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल जो जज हैं, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट। ओके, आयरिश जो आयरलैंड है, तो वहां से। अब देखो आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में और जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस देखो कि भैया आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉमिनेशन जो होगा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, ठीक है, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मतलब नॉमिनेट करते हैं जो 12 मेंबर्स को। ठीक है, वो नॉमिनेशन तो होगा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फीचर लिया है। बट अगर बात की जाए कि जो इलेक्शन होगा जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो कहाँ से है? एक तो होगा इलेक्शन और एक नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन तो हो गया हमारा
आयरलैंड मतलब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो इलेक्शन है वो हो गया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, एक चीजें तो ये थी। दूसरा है कि आइडियल ऑफ जस्टिस लाइक सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से ले गया, ये है सोवियत मतलब यूएसएसआर से। इमरजेंसी प्रोविजंस, अब देखो इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं, और इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो एक तो बात है कि सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ दिए गए, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। बट इमरजेंसी प्रोविजंस में अगर सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब कुछ राइट्स जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो कहाँ से, वो है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी के से। ओके, अब ट्रेड वगैरह ये तो सबको पता है, कंकरेंट लिस्ट ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, अब अब देखो जो पोस्ट होगी गवर्नर की, ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि हाँ भाई गवर्नर का पद होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए उसका, वो तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। बट जो गवर्नर है, ठीक है, लाइक कि भैया गवर्नर होने चाहिए, वो तो हमने पता कर लिया कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, और फ्रीडम, फेडरेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेसिडेंट पावर इन द सेंटर, और ये कहाँ से है, ये कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर जो फीचर है वो भी कहाँ से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, और एक है कि ये ऑफिस ऑफ गवर्नर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मैंने बता दिया, और अपॉइंटमेंट जो होगा ऑफ स्टेट गवर्नर का बाय द सेंटर, सेंटर के थ्रू होगा, वो फीचर कहाँ से लिया गया, वो है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब भैया देखो राष्ट्रपति होगा, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति होगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, और जो राष्ट्रपति हटाया जाएगा इम्पीचमेंट, वो है किससे, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, वो किससे है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, बाइकैमरलिज्म बहुत बार पूछ लेते हैं कि बाइकैमरलिज्म ये फीचर कहाँ से है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कि राज्यसभा भी होगी और लोकसभा भी होगी। ओके, एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, कानून का शासन, कि कानून का शासन यूएस से है या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको ये याद रखना है कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखो एक और चीज है कि जुडिशरी, खाली अगर जुडिशरी का नाम आ जाए, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। बात करें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि भैया जुडिशरी जो है वो, उसको फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो कहाँ से, वो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ये एक छोटे छोटे डिफरेंस थे जो मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल सिंबल्स पर। ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास अच्छी लगे, कुछ समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।